अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करते हैं आज हम अल्लाह के नाम से इंट्रोडक्शन टू एंटरप्राइज मैनेजमेंट। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जहाँ से सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सब बच्चों के लिए ज़रूरी है कि इसका लिटरेचर जो है वो आपको मैं कहाँ से प्रोवाइड करूँगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में मैं आपको अलग अलग रेफरेंस बुक दे दूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो शुरू का सेक्शन है उसके लिए शार्ट नोट्स आपके लिए अवेलेबल कर देंगे जिससे आप जो है इसकी स्टडी को कर सकेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको कि देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि ये नोट्स हैं ये कहाँ से आपको मिलेंगे। तो देखिए, नोट्स हैं वो आपको दो तीन जगह से मैं अवेलेबल कर सकता हूँ। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो बनेगा उस पर अपलोड कर देते हैं, और दूसरा जो है आपके लिए गूगल क्लासरूम बनाया है जिसके अंदर इसको अपलोड किया है, जो भी नोट्स इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले वो नोट्स हैं, वो गूगल क्लासरूम जहाँ से आपको ये सारी जो है वो चीज़ें दस्तयाब होंगी। सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि यह जो गूगल क्लासरूम मैंने नया बनाया है इंटरप्राइज मैनेजमेंट ICMAP के नाम से, इसके अंदर ये इसका पासवर्ड है। इस पासवर्ड से आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये पासवर्ड मैंने ज़रा बड़ा करके लिखा है ताकि अगर आपको वहाँ से व्यू ना हो तो इधर से व्यू कर सकते हैं आप। तो आप इसको नोट कर लीजिए। गूगल क्लासरूम आई थिंक आप सब बच्चों को ज्वाइन करने का तरीका आता होगा। आई होप कि आपको इसे ज्वाइन करने का तरीका सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह आता होगा। तो इसकी ज्वाइनिंग का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। अगर आपको नहीं आता, पहले मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या आप गूगल क्लासरूम पहले यूज़ कर चुके हैं, आपको इसका मेथड आता है, कैसे यूज़ करना है आपने। तो मोस्टली वाजिद हैं, रुतबा हैं, उसके बाद सादिया हैं। तो वो क्या मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। 1 मिनट के लिए मैं अपनी स्क्रीन हटाता हूँ और मैं पहले ये पासवर्ड एक जगह लिखता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से आप इसका जो है वो पासवर्ड नोट कर लीजिए। पासवर्ड है इसका PAXBN57 PAXBN57 ये इसका पासवर्ड है। तो अब देखिए इसका तरीकाकार क्या है। मैं इसको ये स्लाइड हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। ये मैंने हटाई है, थोड़े स्टॉप की है शेयरिंग। देखिए, हम किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जैसे लेट मी सी दैट कि मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा है, ये रहा गूगल क्रोम। ये आपके सामने आ गया, ठीक है। आप इस वक्त मेरा गूगल क्रोम देख रहे हैं, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अच्छा, आप इसके अंदर इसके जो URL है यहाँ पे एक लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं गूगल क्लासरूम, ये वाला गूगल क्लासरूम, ये मैंने लिख दिया। तो इसने कहा, इसने 2-4 ऑप्शन दे दिए, आप इसमें से फर्ज कीजिए आप ये चूज कर लेते हैं गूगल क्लासरूम। तो आप पहुंच गए गूगल क्लासरूम में, ठीक है जी। तो ये मेरे क्लासरूम्स हैं डिफरेंट जो मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर आएगा नेचुरली वो खाली होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने तो क्लासरूम नहीं बनाए होंगे ना, तो आपके पास जो आएगा वो खाली आएगा। तो
तो आप क्या करोगे, यहां से प्लस साइन दोगे, ये प्लस साइन, तो ये देखो ज्वाइन का आप क्लिक करोगे, ज्वाइन का आप क्लिक करोगे तो ये जो, ये देखिए ये पासकोड मांग रहा है ना, तो जो पासकोड आपके पास उधर है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जो अभी हमने आपके सामने लिखा था वहां पे कि जो है, आप यहाँ पे लिख दोगे जो पासवर्ड है, जैसे आप लिख दोगे PAXBN57, तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो आप इस पासवर्ड का यहाँ ज्वाइन का बटन दबाओगे तो आप इसको ज्वाइन कर लोगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए फर्ज कीजिए कि आप अभी न्यू यूजर हैं, तो आप URL में क्या लिखेंगे, गूगल क्लासरूम। आप जैसे गूगल क्लासरूम लिखेंगे आप गूगल क्लासरूम में चले जाएंगे। आप जब गूगल क्लासरूम में पहुंचेंगे तो वहां पे आपके पास दो तरह की सिचुएशन होगी, या तो ये यहाँ पे प्लस साइन होगा, प्लस को आप दबाएंगे, ये वाला प्लस, तो ज्वाइन का बटन आएगा, क्रिएट का, क्रिएट तो वो करेगा ना जो टीचर है, मैंने तो क्रिएट किया है, आपने क्या करना है, आपने ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए ये जहां मैं देख रहा हूँ क्लास कोड, यहाँ आप क्लास कोड लिखेंगे तो आप मेरे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे। तो अब आप बच्चों को क्लियर है? जी जी, पासकोड अभी मैं दिया है मैंने, मैं दोबारा शो कर देता हूँ आपको उसामा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया है तो मैं बस अब वापस जाता हूँ और पासकोड शेयर करता हूँ अपनी स्लाइड से, ठीक है। पासकोड दोबारा शेयर कर देते हैं आप साथ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। शेयर करता हूँ दोबारा मैं अपनी स्लाइड आपके साथ, ये मेरी स्लाइड आपके सामने आ गई, ठीक है जी। तो ये मेरा पासकोड कौन सा है, पासवर्ड ये रहा, सो बिग इन साइज ये लिखा हुआ है पासवर्ड, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ और यहाँ पे ये मैंने बड़ा सा करके भी लगाया है ताकि आपको नजर आ जाए BAXBN57। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप मेरे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेंगे, तरीका मैंने बता दिया। और जब वहां पहुंचेंगे तो वहां पे ये आपको नजर आएगा, दिस वन, ये आपके कल के लेक्चर के नोट्स हैं और ये आपके आज के लेक्चर के नोट्स हैं जो मैंने वहां रख दिए हैं, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं डाउनलोड करने का भी थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन डाउनलोड करने में कोई ऐसा बड़ा इशू इंशाल्लाह नहीं होगा, बस आपने एफर्ट करनी एक दफा, ठीक है। वहां तो कम से कम ओपन हो जाएंगे, लेकिन डाउनलोड करने में थोड़ी सी आपने एफर्ट करनी, साइड क्लिक करेंगे दूसरी विंडोज में जाके डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। क्लिक करके ओपन करेंगे तो ऊपर उसके दो तीन आइकन आ रहे होंगे, एक आइकन जो होगा यहाँ पे करके, जहां मैं कर्सर पॉइंट कर रहा हूँ इस जगह पे यहाँ पे आइकन होगा, दो तीन आइकन होंगे, एक आइकन ऐसा होगा जिसके अंदर लिखा होगा प्रिंट और एक आइकन ऐसा होगा जिसमें लिखा होगा ओपन करने के बाद डाउनलोड। तो डाउनलोड का क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ लेगा किस डायरेक्टरी में कंप्यूटर की सेव करना है, वो आप सिलेक्ट कर देंगे तो वो वहां पे आपके कॉपी कर देगा उसको। तो ये है बच्चों इसमें तरीकाकार। तो अब आप नोट्स के मामले में सेटिस्फाइड है कि नोट्स का तरीका समझ आ गया आपको? जी बच्चों, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? इसमें तो कोई मसला नहीं है जी, तमाम बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपके साथ दो चीजें और शेयर करा करूंगा। एक मैं शेयर करूंगा वो बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो बुक मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में कोशिश करूंगा कि अरेंज कर दूं, इसी पे अपलोड कर देंगे, एक बुक अवेलेबल कर दिया करेंगे। दूसरा आपको चैप्टर के अगर बुक नहीं तो फिर चैप्टर नोट्स दे दूंगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे स्लाइड्स के अलावा भी आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था खाली स्लाइड्स नहीं थी, तो बच्चे कह रहे थे नहीं बुक भी कोई साथ दिया करें, तो वो बुक भी मैं आपको कोई ना कोई चैप्टर वाइज दे दूंगा कि ये चैप्टर यहाँ से पढ़ लें, ये चैप्टर यहाँ से पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये है बच्चों तरीका का। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हमारा लेक्चर आज का क्या था, हमारे लेक्चर का आज पहले ऑब्जेक्टिव तो समझे, आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव्स क्या था। आज के लेक्चर हमने प्लान ये किया था कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन किया जाए कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट क्या चीज है, ठीक है जी। दूसरा हमारा ये था कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट को एज अ सिस्टम देखा जाए कि एज अ सिस्टम ये क्या है,
और फिर इसके बेनिफिट्स पे बात की जाए और फिर इसके कंपोनेंट पे बात की जाए, तो जब ये सारी चीज क्लियर हो जाए तो कम से कम कल को इंटरव्यू में कोई हमें पूछ ले कि व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्राइज मैनेजमेंट, तो हमें वहां पे इस किस्म का जो है ना मामला ना आए कि हमें यही ना पता हो कि कोर्स सारा आता है लेकिन उस डेफिनेशनली हमें कुछ भी नहीं आता। एक बात, दूसरी बात यह है कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट में एग्जामिनर को एक दो एमसीक्यूज ही डाल दे डेफिनेशन के हवाले से या उसके कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो कॉन्सेप्ट आता होगा तो हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ना। तो लिहाजा सबसे पहला काम तो ये है कि हमें ये पता हो इंटरप्राइज मैनेजमेंट है क्या। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात या सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ये क्या है। देखिए बच्चों, इंटरप्राइज मैनेजमेंट इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैं इसको यहाँ ऑफ आना था, मेरी कंपोजिंग भी माशाल्लाह ऐसी है ना कि कोई चीज अगर कंपोज कर लूं तो फिर वो कंपोज कम ही नजर आती है और माशाल्लाह वो जो उसके अंदर एरर्स हैं वो खूब नजर आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑफ डाल ही देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो यही गलती पकड़ ले मेरी। अच्छा जी, तो ये आ गया आपके सामने। तो हमने कहा जी कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये बिजनेस मैनेजमेंट की एक फील्ड है, इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट की एक फील्ड है डेट अलाउ बिजनेस, जो बिजनेस को अलाउ करती है टू मैनेज डे टू डे प्रोसेसेस, जो अलाउ करती है कि अपने बिजनेस के डे टू डे प्रोसेसेस मैनेज करो। कौन कौन से प्रोसेसेस? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है इसमें हम रॉ मटेरियल बाहर से लाते हैं, ला के स्टोर करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसके अंदर जो सेमी मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट होते हैं और जो जो मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट होते हैं रेडी टू सेल, वो सारे के सारे हम एक स्टोर में रखते हैं, इसको हम कहते हैं ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके अलावा अकाउंटिंग तो आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप मुझे बता सकते हैं ज्यादा अच्छी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप जानते हैं, जहां पे हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं। मार्केटिंग है, ठीक है जी, डेट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, सीआरएम। तो ये हमारा जो फील्ड ऑफ बिजनेस है, एक ऐसा फील्ड ऑफ बिजनेस है जो बिजनेस को अलाउ करता है कि वो रोजमर्रा के बिजनेस एक्टिविटीज जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप है, एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट कर सके, एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट कर सके बाय द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सिस्टम को यूज करके हम इनको मैनेज कर सके। तो बेसिकली इंटरप्राइज मैनेजमेंट क्या है कि मेरे पास एक कंट्रोल हो, उस कंट्रोल के अंदर मेरे ऊपर बटन लगे हों जहां से मैं कंट्रोल कर रहा हूं, और एक ही कंट्रोल से मैं मार्केटिंग को भी कंट्रोल कर सकूं, एक ही जगह से मैं अपने ऑपरेशंस को भी कंट्रोल कर सकूं, चाहे ये प्रोडक्शन ऑपरेशन है, ठीक है जी, एक ही जगह से मैं अपने एचआर को भी कंट्रोल कर सकूं और अपने परचेज को भी कंट्रोल कर सकूं और अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को भी कंट्रोल कर सकूं। तो निजाम मेरे पास एक ही हो और उसकी मदद से मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा हूं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा हूं। तो इसको मैं कहूंगा इंटरप्राइज। मैंने पूरी इंटरप्राइज ही मैनेज करके रख दी, मैंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हर कंपोनेंट ही ऑर्गेनाइज करके रख दिया। तो हम फिर पढ़ते हैं इंटरप्राइज मैनेजमेंट एक फील्ड है बिजनेस मैनेजमेंट की जो अलाउ करती है हमें कि आप बिजनेस के प्रोसेसेस को मैनेज करो, जिसके अंदर इन्वेंट्री है, अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप है, इन सबको मैनेज करो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कि एचआर अपनी जगह ठीक चल रहा हो, मार्केटिंग अपनी जगह ठीक चल रहा हो, ठीक है जी, अच्छा प्रोडक्शन अपनी जगह, परचेज अपनी जगह, और हम एक ही जगह से बैठ के इस सारे को कंट्रोल कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द इंटरप्राइज मैनेजमेंट। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा इंटरप्राइज मैनेजमेंट है। अच्छा, तो अब देखिए यहां तक हमें बात जो है वो समझ आ गई कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट हम कहते किसे हैं। अच्छा, एंटिटी किसी भी वजूद को कहा जा सकता है, एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एंटिटी इंडिविजुअल हो सकता है, किस हर वजूद को नया हम एंटिटी का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ठीक हो गया बच्चों। तो इंटरप्राइज हम इस वक्त कह रहे हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम मैनेज करें,
हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें, इसका हम प्रोडक्शन मैनेज करें, अकाउंटिंग करें, मार्केटिंग करें, एचआर करें, और एक ही जगह पे बैठ के पूरे का पूरा निजाम जो है मरबूत, उसको हम मैनेज कर सकें। अब इस डेफिनेशन की तरफ वापस आएंगे एक दफा। वो कैसे? भाई देखिए, डायरेक्ट किसी चीज की डेफिनेशन समझना कौन सा कोई आसान काम है। मैं आज आपको कहूँ चलो जी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फलां चीज पढ़ लेते हैं, जब तक उसके कंपोनेंट नहीं पता होंगे, डेफिनेशन को भी पढ़ना एक काम है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके बेसिक बात की तरफ। क्या देखिए, बात क्या है? बात बुनियादी तौर पे ये समझनी पड़ेगी कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन हकीकत में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन हकीकत में एक कलेक्शन है डाइवर्स डिपार्टमेंट्स का। डाइवर्स डिपार्टमेंट का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स का मजमुआ है। ये कौन से डिपार्टमेंट है? कहते हैं प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरप्राइज मैनेजमेंट लेट अस आइडेंटिफाई हाउ एन इंटरप्राइज वर्क अक्रॉस प्रोसेसेस। ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है अक्रॉस प्रोसेसेस के ऊपर। कि देखो, इंजन को समझने डायरेक्ट इंजीनियर नहीं जा सकता, पहले उसको इंजन के छोटे छोटे प्रोसेस समझने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्या काम कर रहा है, मैकेनिकल क्या काम कर रहा है, स्पार्किंग क्या काम कर रही है, फ्यूल सिस्टम क्या काम कर रहा है, तो उसको डिफरेंट प्रोसेस समझने। बिल्कुल इसी तरह इंटरप्राइज मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से जो है इसके अंदर छोटे छोटे वेरियस डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। यानी छोटे मुंह से निकल गया, छोटे छोटे मुराद है ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में छोटे। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्राइज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल है, और वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सेट गोल अचीव किए जा सकें। अब आप कहेंगे सर डिपार्टमेंट को जरा आसान करें, डिपार्टमेंट क्या है? चले आसान करते हैं जी। सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। आप सब बच्चे थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुछ मैं बता देता हूँ। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है? एचआर डिपार्टमेंट जॉब्स को डिफाइन करता है, पेरोल तय करता है, उसके बाद जो है बनाता नहीं है, तय करता है, मैनेज करवाता है, और पे स्ट्रक्चर तय करता है, और भी कह सकते हैं वर्कर्स को हायर करता है, ट्रेन करता है। ये एचआर का काम। सेल्स क्या करता है जी? सेल्स जो है वो जाके प्रोडक्ट्स को सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है जी। प्रोडक्शन क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लकड़ी लाता है, फर्नीचर बनाता है, लोहा लाता है, गाड़ी बनाता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या करता है? वो मनी इन्वॉल्व अक्रॉस डिपार्टमेंट इश्यूज को मैनेज करता है। पैसे का जहां जहां पे इन्वॉल्वमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता है। अब देखिए, एचआर अलग है, सेल्स अलग है, प्रोडक्शन अलग है, फाइनेंस अलग है, अभी और है जैसे परचेज हो गया या प्रोक्योरमेंट हो गया, वो भी आ जाएगा, बाकी भी आ जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कलेक्शन है डाइवर्स डिपार्टमेंट्स का, जो मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। अब हमें इन डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना है। अब मैनेज करने के लिए जरा रीथिंक कीजिए, दोबारा सोचिए कि देयर आर मार्केटिंग टीम, एक मार्केटिंग टीम है जो हैंडल कर रही है प्रमोशनल और मार्केटिंग एक्टिविटीज को। एक मार्केटिंग टीम है जो हैंडल कर रही है प्रमोशनल और मार्केटिंग इश्यूज को। दूसरी तरफ एक आईटी टीम है जो हैंडल कर रही है इंफॉर्मेशन सर्वर को, सिक्योरिटी को। डेवलपमेंट टीम टेक केयर ऑफ वेबसाइट्स को देख रहे हैं। कंटेंट टीम जनरेट कर रही है कंटेंट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रमोशन ऑफ द वेबसाइट। तो इस तरह डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर इंटरप्राइज या हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही है? नहीं। रीथिंक किया जाए, मार्केटिंग वाले सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, आईटी वाले इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहे हैं, लेकिन क्या हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डाइवर्स डिपार्टमेंट्स रन करते हैं। फ्यू ऑफ लिस्टेड कैन एलिमिनेट बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। कुछ डिपार्टमेंट जिनका हम जिक्र कर रहे हैं बाज जगह एलिमिनेट कर दिए जाएंगे इंडस्ट्री के नेचर के एतबार से। और फ्यू आर फिक्स्ड डिपार्टमेंट्स, कुछ फिक्स्ड रहेंगे जो हर जगह है, जैसे मार्केटिंग हर जगह, फाइनेंस हर जगह, ठीक है जी, एचआर हर जगह। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज कुछ फिक्स रहेंगे, कुछ चेंज होते रहेंगे। वेरी है नेचर में। टेक्सटाइल का और मैटर है, मैकेनिक उसका ऑटोमोबाइल का और स्ट्रक्चर है, सर्विस इंडस्ट्री का और स्ट्रक्चर है। तो कहीं कोई डिपार्टमेंट है और कहीं नहीं है। तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन हैंडल्ड एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, बट when comes to organization and handle complete collection
of too many departments, our team must go through enterprise management approach। कि जब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं वो तो इनफरादी तौर पे मैनेज हो सकते हैं, मार्केटिंग सीखो मार्केटिंग मैनेज कर लो, एचआर सीखो एचआर मैनेज कर लो, फाइनेंस सीखो फाइनेंस मैनेज कर लो, लेकिन जब आता है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखा जाता है तो ऊपर आके तो ये सारे डिपार्टमेंट एक जगह पे आके कनेक्ट होने और मैनेज होने हैं। जब ऊपर आके ये सारे के सारे एक जगह से मैनेज होंगे वहां पे कॉन्सेप्ट अप्रोच पैदा होती है इंटरप्राइज मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे अप्रोच पैदा होती है इंटरप्राइज मैनेजमेंट की। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि मैंने जो ओवरऑल बात की, सम अप ये की कि मार्केटिंग वाले जो हैं वो जनाब वो ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, एचआर वाले ह्यूमन रिसोर्सेज हायर कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, फाइनेंस वाले जो है वो मनी मैटर्स को डील कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ मार्केटिंग अपना काम कर रहा है, एक तरफ आईटी अपना काम कर रहा है, तो आप एक एक डिपार्टमेंट को इंडिविजुअलिस्टिक सोच सकते हैं, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल मैनेज करना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा इस अप्रोच के ऊपर जिसको हम कहते हैं इंटरप्राइज मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये कहलाएगी इंटरप्राइज मैनेजमेंट अप्रोच। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ आई होगी कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, काम क्या करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इंफरादी तौर पे सब्जेक्ट पढ़ते रहे, लेकिन आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये सब्जेक्ट जो है किसी डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं करेगा, ये इंटरप्राइज को मैनेज करेगा। हाँ, उसको मैनेज करने के लिए किसी डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज देना जरूरी होगा, तो वो हम जरूर आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज व्हाट द एक्चुअली इज। अब यहाँ पे कमेंट कर दीजिए कि अब देखिए जरा एक दफा कि अब समझ आया कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट क्या है शाबाश। जी, जो दोस्त हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज वो भी कमेंट्स में ही लिख दे, मुझे आसानी रहेगी। यस सर, ठीक हो गया। नहीं, इंटरप्राइज मैनेजमेंट इज एग्जिस्ट वेयर, एक मिनट में मैं आपको क्लियर करता हूं जहरा, एक मिनट। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं जहरा के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखिए जहरा बेटी, बात पता है क्या है, बात ये है कि दी आल डिपार्टमेंट्स आर लिंक्ड एट टॉप लेवल। जब टॉप लेवल पे हम पहुंचते हैं तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ आके लिंक्ड हो जाते हैं। लिंक्ड हो गए, ये इकट्ठे ही ट्रीट होते हैं, ऊपर से इनकी रूट्स जाके आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसलिए ये अलग डिपार्टमेंट नहीं बल्कि ये तुम्हारे तुम्हारे सारे डिपार्टमेंट्स की हब है। सो दिस इज अ हब, यू कैन से दिस इज अ हब। तो ये हब है सबके लिए जहां पे सारे डिपार्टमेंट आके लिंक हुए हैं और उनको इकट्ठे मैनेज किया जा रहा है। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट इज अ फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दैट अलाउ बिजनेसेस टू मैनेज वाइटल डे टू डे प्रोसेसेस such as inventory, accounting, human resource, marketing, customer relationship management as a single entity and by use of modern technology and information system कि इसको as a single entity deal करना है। ठीक है, जी, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को हमने मैनेज करना, बिल्कुल सही हो गया बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट को एज अ वन एंटिटी या एज अ होल मैनेज किया जाएगा, ये हम कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर हम अभी बात को जारी रखेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। अच्छा, एक्सटेंड कैसे करेंगे, यहां से बात करते हैं। देखिए, दुनिया में जब आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो वाइड स्प्रेड हो रही हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वक्त के साथ साथ फैलती जा रही हैं। चूंकि इट इज नॉट नॉट फ्रॉम द वन साइड एंगल, इज अ मल्टीपल साइड एंगल से अगर आप सोचते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, फैल रही हैं, ग्रो कर रही हैं। अच्छा, इसकी अगर आप देखें तो वजह क्या है, वजह ये है कि दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हम मैनेज हो डिपार्टमेंट देख रहे हैं इंटरप्राइज लेवल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस एज द ऑर्गेनाइजेशन साइज इंक्रीजेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। मिसाल के तौर पे मैं आज ही बात कर रहा था अपने एक पुराने कलीग के साथ, तो वो जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी डॉक्टर हैं, जिस यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहे हैं, तो वहां पे एक डिपार्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है जी, एक डिपार्टमेंट बढ़ रहा है। अच्छा,
बेटा सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को यहाँ पे हमने इक्वेट किया था, ठीक है उसामा, ठीक है, उसको हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा था, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बच्चों कि वो एक्सटेंड कर रहे हैं और एक दो डिपार्टमेंट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब वो एक दो डिपार्टमेंट को ऐड करने के लिए हमें उसकी हायरार्की चेंज करनी पड़ेगी कि उन डिपार्टमेंट्स को हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करेंगे, फिर उनकी कोर्स आउटलाइन, फिर उनके प्रोग्राम्स। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करना और मैनेज करना एक बड़ा काम बन जाता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का हुजम बढ़ने से उसमें कॉम्प्लेक्सिटी या जो आप कह सकते हैं कि पेचीदगी बढ़ जाती है। In order to simplify the process to manage diverse department data and work process, the enterprise management emerge हुई है। और इसको इमर्ज इसलिए किया गया है कि ये जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैनेज किया जा सके। मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा था कि इसके मामले में मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूंगा। आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए इंसान क्या जिस्म को ले लीजिए, इंसान के जिस्म में डिफरेंट सिस्टम है। मिसाल के तौर पे इंसान के जिस्म में मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है। तो बेशुमार तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं। तो कहते हैं कि हजरत इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन है। इससे कॉम्प्लेक्स मशीन शायद किसी को समझ ही ना आए कि बायो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर जो है कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के बकायदा। तो यू कैन सी दैट इज अ मशीन विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेकिन इस सारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए अल्लाह ताला ने एक ई एम बनाया है, जहां ये सारा एज एन ब्रेन इनको मैनेज कर रहा है। इनको एक कंपोनेंट है ब्रेन जो मैनेज कर रहा है। ये सारे ब्रेन से मैनेज हो रहे हैं और अगर ब्रेन इफेक्ट हो जाए तो कोई भी मैनेज नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा ये जो ब्रेन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यही इंटरप्राइज मैनेजमेंट है, यानी जो ईएम है इट्स अ कंडीशन ऑफ ब्रेन। इट इज मैनेजिंग मार्केटिंग, इट इज मैनेजिंग फाइनेंस, इट इज मैनेजिंग प्रोडक्शन। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्राइज मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन। तो ह्यूमन की बॉडी में जैसे ब्रेन है मैनेज करता है, वैसे इंटरप्राइज मैनेज है इज अ वर्क ऑफ ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पलीफाई क्या करूं, मुझे इससे वो एक वाकया याद आ गया। मैं बहुत छोटा था तो मुझे गांव देखने का बड़ा शौक था। तो आई वॉज ब्रॉट अप इन लाहौर एंड यू सी लाहौर में तो हर गांव का शुरू से कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जब से हमने होश संभाली है तो शौक था गांव देखने का, तो मैं गांव देखने चला गया। वहां पे मैं किसी के पास बैठा था तो वो आदमी पट्ठे काट रहा था, जिसको कहते हैं ना पट्ठे कुतर रहा था। तो पट्ठे कुतरने की एक मशीन थी, उसको उसने मोटर लगाई हुई थी जिससे वो चल रही थी, इलेक्ट्रिकल मोटर थी और साथ एक हैंडल भी लगाया हुआ था। हैंडल उसने इसलिए लगाया हुआ था कि जब लाइट जाती थी तो वो हाथ से चलाना शुरू कर देता था और जब लाइट आती थी मोटर से चलाना शुरू कर देता था। अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि मेरी आंखों के सामने वो मोटर से काट रहा था लेकिन वो हैंडल तेज तेज घूम रहा था। उसके जहन में कहीं रहा नहीं कि इसको हैंडल लगा हुआ है, उसका सिर उसके करीब चला गया और वो हैंडल उसके सर में बड़े जोर से लग गया और वहां पे भागम दौड़ मच गई और जो भी गांव का डॉक्टर था उसे बुलाया गया। तो उसके आने तक उसने आके उसकी आंखों में देखा और बताया कि मैन इज पास्ड अवे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी आंखों के सामने वो गुजर गया आदमी, मैं बड़ा रोया उस वक्त। बहरहाल बात ये है कि वो बंदे के सर में हैंडल लगा और वो गुजर गया। उस दिन यानी मैं बच्चा था, छठी क्लास में पढ़ता था, उस दिन से मुझे एहसास हुआ द डेथ ऑफ अ मैन इज द डेथ ऑफ ब्रेन। यानी बाकी आप लंग्स को भी जो है चला सकते हैं, उससे वो वेंटिलेटर से चला सकते हैं। तो अगर आप लंग्स चला देंगे तो ब्लड भी चलना शुरू हो जाएगा, जाहिर है वहीं से हार्ट को हवा जाएगी, हार्ट भी चलेगा, ब्लड चलना शुरू हो जाएगा। और अगर अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी हुई है तो फिर से उसका ब्रेन अगर एक्टिव हो गया तो वो जिंदा हो जाएगा।
लेकिन अगर ब्रेन श्रिंक हो गया, उसके हर वेन में क्लॉटिंग हो गई है, जम गई है, हेमोग्लोबिन जम गया है, अब वो नहीं रिमूव हो सकता और ब्रेन श्रिंक हो गया, इसका मतलब ब्रेन डेड हो गया। तो ब्रेन डेड हो गया तो इंसान डेड हो गया। इसी तरह से जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी बड़ी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन हो, actually the death and the failure of the organization is a failure of enterprise management। यानी जिस तरह उस इंसान का ब्रेन फेल हुआ तो वो मर गया, इसी तरह से इंटरप्राइज लेवल पे जब आप इंटरप्राइज मैनेजमेंट आपकी कोलैप्स करती है तो ऑर्गेनाइजेशन मर जाती है। यानी हर फॉल्ट अगर आप देखेंगे, चाहे वो एचआर का है, चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे वो प्रोडक्शन का है, अगर वो है तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन से चल रही है, और ब्रेन है आपका उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको आप कहते हैं इंटरप्राइज मैनेजमेंट। सो आई होप के आपको मेरी बात जो है वो समझ आई होगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आप बच्चों को? जी बच्चों, इज इट क्लियर? जुबिया बेटी, उसामा, ठीक है, अच्छा जी। तो यहां तक बच्चों को क्लियर है कि इंटरप्राइज क्या है, मुदस्सिर भी बता रहे हैं, उसामा भी बता रहे हैं, ठीक है, और रुतबा भी मुझे बता रही हैं, हसन भी बता रहे हैं, और सिरहन एंड अख्तियार हुसैन। आई एम सॉरी टू से समटाइम आई रॉन्ग प्रोनाउंस योर नेम, अगर आप माइंड ना करें फिर। है मोहम्मद अमान। तो ये बच्चे मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ आ गई। चूंकि मैं आपकी आंखें नहीं देख सकता ना यहाँ, तो इसलिए मुझे आपसे जरा थोड़ा पूछ लेना चाहिए, और अगर कोई मसला हो तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूं यहीं पे। अच्छा बच्चों, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि आपको समझ आ गया कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, सारी बात जो मैंने आपको सुनाई है, क्यों ना मैं इसको जो है वो एक डायग्राम के ऊपर लेके जाऊं और वहां से आपको क्लियर करूं। देखो बच्चों, ये डायग्राम जो है इसको बड़े गौर से देखना है आपने। ये आपके सामने देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ को सबसे पहले मैं ऊपर से नहीं, नीचे से देखिए इसको। यहां से देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आ रही है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होती हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ये होती हैं बच्चों कि बाहर से मटेरियल ला के स्टोर करना, रखना और ट्रीट करना। अच्छा, तो ये स्टोर रूम में माल आ रहा है, यहाँ पे ये जहां मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ स्टोर रूम में माल आ रहा है। लकड़ी आ रही है, लोहा आ रहा है, नट आ रहे हैं, बटन आ रहे हैं, ठीक है जी, प्रोसेसर आ रहे हैं, पावर सप्लाईज आ रही हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आ रहा है, इनबाउंड लॉजिस्टिक यानी ट्रक और स्टोर कीपर ला के रख रहे हैं। उसके बाद आगे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है जी, कि चीजों को जोड़ा जा रहा है और जोड़ के प्रोडक्शन की जा रही है। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, दोबारा फिर ट्रकों पे लोड किया जा रहा है और ले जाके मार्केट में पहुंचाया जा रहा है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो रही है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो रही है। फिर उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल वाले कोशिश करें कि ऑर्डर और जनरेट हो जाए, कस्टमर और आ जाए, किसी तरह सेल बढ़ जाए। ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है जी, ये सारे काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हमारे प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहते हैं और मॉडर्न बनाना चाहते हैं, नए फीचर इसके अंदर लाना चाहते हैं, ताकि इसके अंदर कुछ जिद्दत आ जाए। जैसे एयर कंडीशनर में आ गई है, मोबाइल से ऑन हो जाता है, मोबाइल से बिल पता लग जाता है, मोबाइल से यूनिट कंजम्पशन पता लग जाती है, ठीक है, वगैरह 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 सारी चीजें। तो ये क्या है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम है कि नई से नई चीज लाना। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे जो काम हो रहा है उसका ऑपरेशनल डाटा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, जहां मैंने टिक किया है इस वक्त, ऑपरेशनल डाटा इकट्ठा हो रहा है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल डाटा इकट्ठा हो रहा है। भाई दो ही तरह के डाटे होते हैं ना, एक काम कैसे हो रहा है और दूसरा काम मैनेज कैसे हो रहा है। तो अगर काम होने का जो डाटा वो ऑपरेशनल डाटा हो गया, और काम किस तरह हो रहा है वो फाइनेंशियल डाटा हो गया, तो ये दोनों डाटा इकट्ठे हो गए। अब इसके अंदर कंपेटिटर भी तो कोई काम कर रहा है ना भैया, वो भी तो अपनी चीजें बेच रहा है, वो चीजें भी बिक रही हैं, अच्छी बिक रही हैं, बुरी बिक रही हैं, कस्टमर ओपिनियन रखता है, ये एक्सटर्नल डाटा आ गया, ये भी आ गया। अब ये सारे डाटे यहाँ पे आके, ये जो आपके दो डाटे हैं पर्टिकुलरली, ऑपरेशनल डाटा और फाइनेंशियल डाटा, ये यहाँ आके कंसोलिडेट हो गया, यहाँ के कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट होने के बाद ये डाटा इकट्ठा होकर ऊपर चला गया और एक्सटर्नल डाटा भी आ गया, और यहाँ पे हमारा बन गया स्कोर कार्ड।
ये स्कोर कार्ड यहाँ पे क्या करेगा, स्कोर कार्ड ये बनेगा, ये बताएगा हम मुनाफा कितना कमा रहे हैं, हमारा कस्टमर कितना मुतमईन है, मार्केट की राय हमारे बारे में क्या है, फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, नहीं है या हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है ये स्कोर कार्ड आ गया, बैलेंस स्कोर कार्ड। यानी हर तरह से देखना है, मुनाफा भी देखना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखनी है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी देखनी है, मार्केट इमेज भी देखना है। तो ये सारा यहाँ आ गया, ठीक हो गई जी बात। अब ये सारा यहाँ आके कहाँ चला गया जी, ये चला गया आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पास। ये आ गया आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब आपको पता चल रहा होगा सर ये तो सारे ही नाम हमने कल कोर्स आउटलाइन में पढ़े थे, तो यही तो बात है, यही तो पढ़ाना है आपको। अच्छा, अब आ गई जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहाँ पे हो गई। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छी है या बुरी है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी है? जाहिर है मैं किसी चीज से कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। क्या ख्याल है भैया, आपको कैसे पता चला आपकी परफॉर्मेंस बुरी है या अच्छी है? वो आपको पता चलेगा जब आप अपनी परफॉर्मेंस को टारगेट के साथ कंपेयर करोगे। अपनी परफॉर्मेंस को टारगेट के साथ कंपेयर करोगे, जब टारगेट से कंपेयर होगी तो पता चलेगा कि परफॉर्मेंस इज गुड और परफॉर्मेंस इज बैड। दूसरी तरफ आगे जाना कहां है वो कहां से पता चलेगा? कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग करके रखी तो होगी ना कि भैया आगे फ्यूचर में करना क्या है, फोरकास्टिंग। लेकिन ये दोनों काम कहां हुए होंगे? ये दोनों काम उस वक्त हुए होंगे जब हमने ये तय किया था कि आगे हमारे लिए क्या टारगेट्स हैं और हमने स्ट्रेटजी बनाई थी। हमने स्ट्रेटजी बनाई थी और हमने तय किया था कि आगे हमने करना क्या है। उसके लिए हमने वैल्यू कैलकुलेशन की थी या जो भी काम किए थे, हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि इस साल इतने प्रोडक्ट बनाएंगे, इन प्रोडक्ट की इतनी सेल करेंगे, इन प्रोडक्ट में कस्टमर का इतना सेटिस्फेक्शन लेंगे। इससे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, हम टारगेट के मुताबिक चल रहे हैं या टारगेट से पीछे हैं। और ये जब एनालिसिस होंगे तो फिर ये जो एरो ऊपर से आए हैं, अब ये एरो फिर नीचे जाएंगे और जाके बताएंगे भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तुम्हें। बुरी है तो आगे बताएंगे वो यार परफॉर्मेंस तुम्हारी ठीक नहीं, इसको सही करो। और अगर अच्छी है तो आगे अप्रिशिएट करेंगे, यार तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, कीप इट अप। और साथ कंपनसेशन का भी पैगाम लाके आएंगे, जनाब आप सबकी सैलरी में इजाफा हो गया और इस साल 2 बोनस मिलेंगे आपको। क्या ख्याल? तो देखिए रिपीट करते हैं, यहाँ पे सारी प्रोडक्शन हो रही है, नीचे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो रहे हैं, यानी काम हो रहे हैं, उनमें से ऑपरेशनल डाटा आ रहा है, फाइनेंशियल डाटा आ रहा है, वो कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट होके कहाँ जा रहा है? बैलेंस स्कोर कार्ड को। एक्सटर्नल डाटा भी आ रहा है, वो इधर जा रहा है। ये दोनों डाटा यहाँ आके परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल कब होगी? जब हमें टारगेट्स का पता होगा कि टारगेट्स क्या है। हम इसे टारगेट से कंपेयर करके बता रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, फोरकास्टिंग से कंपेयर करके देख रहे हैं कि टारगेट्स अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वहां से हमें फिर परफॉर्मेंस का फीडबैक नीचे आ रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, और उसके मुताबिक हमारे कंपनसेशन और सैलरीज में इजाफा हो रहा है, हमें बोनसेस मिल रहे हैं। दिस इज व्हाट द होल सिस्टम इज। तो और यहाँ से फिर पता लगेगा हमारी वैल्यू कैलकुलेशन, वैल्यू क्या डिलीवर कर रहे हो, ठीक है जी। और सिमुलेशन आगे चल के बात कर लेंगे कि क्या चीज है। तो यहाँ से पता चलेगी कि हमारी एक्सटर्नल वैल्यू कम्युनिकेशन क्या है, कि हम क्या कदर जनरेट कर रहे हैं, क्या वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, और क्या वर्थ जनरेट कर रहे हैं। आसान अल्फाज में वर्थ क्या जनरेट कर रहे हैं, ये पता चलेगा हमें। तो ये हो गया बच्चों आपका, ये हो गया बच्चों आपके अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटरप्राइज मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, कि एज अ सिस्टम आप इसको किस तरह से देखोगे। तो आई होप कि ये स्लाइड भी या ये पिक्चर भी आपके जहन में कहीं छप जाए, अल्लाह करे, और ये हमेशा के लिए आपके लिए ऐसे ही यादगार रह जाए। अभी आप बेशक इसको पिक्चर के तौर पे ले लो अपनी, बेशक मैंने अपलोड भी कर दिया है, लेकिन पिक्चर के तौर पे ले लो और इसको कहीं प्रिंट करके अपने घर में लगा दो, जैसे अपने बेडरूम में लगा दो, जिस जगह आप ज्यादा रहते हो वहां लगा दो। अगर बच्चियां किचन में रहती हैं किचन में लगा दें, अगर बच्चे जो है वो ज्यादा टीवी लॉन्च में बैठते हैं वहां लगा दें, और इसको बार बार देखें ताकि जहन में बैठ जाए कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट है क्या चीज। तो अब बच्चों जब आपको ये सारी बात समझ आ गई कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट जो है वो क्या कहानी है, तो यहाँ पे एक सवाल आपके साथ
आगे बढ़ते हैं, सॉरी बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। अब जब हम बेनिफिट्स की तरफ जाने लगे हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए बेनिफिट्स इसके ये हैं कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट प्रोवाइड यू द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दैट इंटीग्रेट, कंसोलिडेट and simplify operation across the entire business from planning to development and to operation के enterprise management हमें provide करती है तमाम चीजों के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि हमने किस तरह से इंटीग्रेट करना है, कंसोलिडेट करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद उसका डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के बाद उसका ऑपरेशन। ये हमें बेसिक आइडिया देता है कि हाउ टू अलाइन द इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट टू नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर के किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, किस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और उसके कस्टमर की जरूरियात को पूरा कर सके, और इंटेग्रेटेड अप्रोच बनाई जाए जिसके अंदर मैनेज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिंगल सिस्टम, इंक्रीज द, ताकि इंक्रीज किया जाए परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी को, डेटे की, इंफॉर्मेशन की, और मुसलसल स्टीयरिंग की जा सके ऑपरेशन के ऊपर ताकि वो राइट डायरेक्शन में चलता रहे। तो देखिए बात ये हो गई कि मंसूबाबंदी से लेके अमली जामा पहनाने तक जो है हमें हर चीज का एक ऐसा मजबूत निजाम मिल जाए जिसकी मदद से हम अमली तौर पर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, उसकी एप्लीकेशन बना सकें, उसका निज़ाम मुरतब कर सकें, और उस निज़ाम की मदद से अपने कस्टमर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकें। और पूरे का पूरा ये मजबूत निज़ाम ना सिर्फ प्लान हो, डिज़ाइन हो, चले, बल्कि हमारी हर वक्त स्टीयरिंग का मतलब है निगाह रहे, हमारी निगाह रहे हर वक्त इस चीज के ऊपर कि जनाब जो ऑपरेशन है क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। दिस इज व्हाट वी कैन से द बेनिफिट ऑफ द इंटरप्राइज मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ इंटरप्राइज मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आप सब दोस्तों से मैं जो है पूछूंगा फिर कि क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर है बेनिफिट्स तक। तो मैं सब बच्चों से पूछता हूँ, इस वक्त मेरे पास लाइन में माशाल्लाह 64 बच्चे हैं। तलहा आपका सवाल बेटा अच्छा है। मुझे ये सवाल मतलब यू सी अगर ऐसा कोई सवाल आप करना ही चाहें तो यू कैन आल्सो कॉल मी ऑन दिस नंबर बिकॉज सम टाइम द आंसर लंबा लिखा होता है, रीडिंग बड़ी मुश्किल लगती है मुझे, क्योंकि आप उर्दू को इंग्लिश में लिख देते हो तो रोमन पढ़ा नहीं जाता मेरे से, उर्दू में उर्दू पढ़ता हूँ, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ता हूँ। फिर सर इंटरप्राइज मैनेजमेंट कैसे किसी ऑफिस में डायरेक्टर या सीईओ के ऑफिस को कहेंगे? नहीं बेटा, ऑफिस को नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि सीईओ इज मैनेजिंग द एंटरप्राइज, ये कह दें सीईओ इज मैनेजिंग द एंटरप्राइज, या आप कह दीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर मैनेजिंग द इंटरप्राइज, दिस इज व्हाट द राइट टर्म ये होगा। तो तलहा आई थिंक आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है? तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों? अच्छा, ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल डाटा में क्या फर्क है? देखो बेटा, अगर मैं एक गाड़ी बना रहा हूं तो आज कितनी गाड़ियां बनी, कितनी गाड़ियां तैयार हुई, ये मेरा ऑपरेशनल डाटा है। लेकिन उन गाड़ियों के पुर्जे कितने के आए और आज जो गाड़ियां बनी उनकी क्या वर्थ है, ये मेरा फाइनेंशियल डाटा है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि ऑपरेशन डाटा काम कितना किया और फाइनेंशियल डाटा काम कितने का किया, यानी कितने पैसों का किया। तो ये आपका फाइनेंशियल डाटा। जी ये कांटेक्ट मेरा है बेटा, मेरा कांटेक्ट है ये, बिल्कुल ठीक हो गया बात। तो पहला पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं, वो ये है कि तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करना है, इंटीग्रेट करना है,
ताकि इसकी मनसूबाबंदी हो सके, प्लानिंग हो सके, फिर उस प्लानिंग के मुताबिक इसको वैसे डेवलप किया जा सके और फिर उसके मुताबिक इसके सारे के सारे ऑपरेशन मैनेज किए जा सकें, यानी अमली तौर पे इसको इस एतबार से ऑर्गेनाइज किया जा सके। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ पे मैं आप बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ, जरा जनरल नॉलेज भी तो टेस्ट होना चाहिए इतनी बातें करने के बाद आपका। अच्छा जी, सवाल ये है कि इट इज अ लार्ज स्केल्ड सिस्टम दैट सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन फ्लो, रिपोर्टिंग एंड डाटा एनालिसिस इन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको क्या नाम देंगे? आप ऑप्शन मुझे बताएंगे कमेंट्स में, वहां से मुझे पता चलेगा कि आप कौन सा ऑप्शन देते हैं। तो मैं मुझे जो ऑप्शन नजर आ रहा है, जिन्हीं फराज का है, हसन का है, तनवीर हैं, उसामा हैं जिन्होंने मुझे जवाब भेजा है, और इसके बाद जो है अख्तियार हुसैन है, ठीक है जी, अरूज, आसिम है, समी है, हसाम है, अरीज इमरान है, एलपी स्पेन है, और सुमेर खान है, और फिर हाफिज शहाब हैं, रुतबा सगीर हैं, और मोहम्मद अमान है। ये तमाम बच्चों ने मुझे जो जवाब भेजा है, इनका जवाब जो है वो है बी, कि ये इंटरप्राइज मैनेजमेंट है। तो आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि ये है इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलें, पहला तो मुझे तसल्ली हुई कि यार मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि इन्हें इंटरप्राइज मैनेजमेंट का पता चला। लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और भी मैंने पढ़ाए हैं, जैसे ये भी मैंने पढ़ाया है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पोटेंशियल क्लाइंट और कस्टमर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, दिस इशू इज रिलेटेड। ये इशू किसके साथ ज्यादा रिलेटेड है, ये बातें थोड़ी थोड़ी सी मैंने की हैं आपके साथ, कि ये इशू किसके साथ रिलेटेड है। तो अभी बच्चों के आंसर मुझे मिल जाएंगे जी, शाबाश। तो इसमें आंसर जो है वो सबसे पहले तो मुदस्सिर का आया है, ठीक है, और फिर हमारे पास आंसर आया है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स में से खुजैर का, तलहा का, अरूज का, हसाम का। तो इन तमाम बच्चों ने जो मुझे मैसेज भेजा है वो मार्केटिंग है, समी है, उसामा है, फराज हैं, कासिम है, वाजिद हैं, अख्तर हैं, किरण है, हाफिज, और मुस्तकीम हैं, बिलाल हैं, और अरीज हैं, और ज़ाहरा। ये तमाम बच्चों का ख्याल है, तनवीर इजाज़ भी एक स्टूडेंट है मेरे पास। तो इनका जो ख्याल है वो ये है कि ये इशू है मार्केटिंग का। तो बिल्कुल ठीक हो गया, ये इशू मार्केटिंग का ही है। चलें जी, ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट्स एंड इमटेरियल इनपुट्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन, इसको क्या कहेंगे आप? शाबाश। तो देखते हैं बच्चे मुझे क्या जवाब भेजते हैं। अब बच्चों का जवाब जो है मुझे बी आ रहा है, जिसमें अबसार हैं, ठीक है जी, और मेरे पास बच्चे हैं, अख्तियार हुसैन है, उसामा है, मुनीब ने तो डायरेक्ट प्रोडक्शन लिख दिया है, ठीक है, जकवान ने भी डायरेक्ट लिख दिया है, जैदी ने भी, और फिर प्रोडक्शन लिखा है, अनवर हैं, हुजैर हैं, महक हैं, ज़ाहरा, अब्दुर्रहमान, सादिया, वारिस शाह, एंड देन यू से किरण, तनवीर, जूबिया। तो ये तमाम बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं कि सर आपने जिस चीज़ की बात की है वो है, इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोडक्शन की, कि मटेरियल, इमटेरियल और मटेरियल इनपुट्स को लेके तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। अब आगे आपके साथ एक सवाल और करते हैं, नहीं मेरा हल काफ़ी है, तीन सवाल ही बड़े हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कंपोनेंट ऑफ इंटरप्राइज मैनेजमेंट टुडे। आज के दौर में इंटरप्राइज मैनेजमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, इसके अंदर एक तो है बिजनेस प्लानिंग एंड सिमुलेशन। आज के दौर में बिजनेस प्लानिंग को ऐसे किया जाता है कि एक तो मंसूबाबंदी की जाए, यानी प्लान प्रिपेयर किया जाए। दूसरा मामला जो है वो है सिमुलेशन का। देखिए, सिमुलेशन का जहां तक ताल्लुक है, मैंने
अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सिमुलेशन जो है उसको इस तरह से असेस किया, यानी मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि या देखा पहली दफ़ा इस तरह से कि मैं बहुत छोटा था, तो आई वॉज वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी। उस इंग्लिश मूवी में एक लड़का लड़की की शादी हो जाती। अच्छा, शादी हो जाने के बाद दे वांट्स टू गो समवेयर फॉर विजिट, वो सैर करना चाहते हैं कहीं। दे वांट टू गो फॉर समवेयर फॉर द आउटिंग, वो आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो गरीब लोग होते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। अब वो सोचते हैं कि पैसा तो है नहीं, तो सैर कैसे करें। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक कंपनी के पास जाते हैं जो सिमुलेशन में सैर कराते हैं। सिमुलेशन में सैर कराने का मतलब ये है कि हकीकत में आप किसी रूम में होते हैं, या हकीकत में आप किसी रूम में होते हैं, या हकीकत में आप किसी जगह, उसी जगह शायद होते हैं, लेकिन वो आपको सैर करा देते हैं जिसमें सिमुलेशन में बादलों के अंदर या लहरों से वो सीन बन जाता है। अच्छा, तो वो मुझे भी सिमुलेशन का आइडिया नहीं था, तो वो सिमुलेशन के चक्कर में मैंने उस मूवी को देखा। तो क्या होता है कि वो पहले उस कंपनी के पास जाते हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा बच्चों, मैं जरा पानी डाल रहा था ग्लास में, तो जग बड़ा दूर पड़ा है। अच्छा, तो एनीवे, तो हम बात ये कर रहे थे कि वो सिमुलेशन में उनको सैर कराते हैं, तो वो उनको एक टोकन पे करते हैं कि अच्छा जी, पहले आप ऐसा करें कि हमें जरा बताएं आप सिमुलेशन में सैर कराएंगे कैसे। वो कहते हैं अच्छा जी, जाए वहां जाके जरा एक बटन दबा दें। तो मुझे पता नहीं कौन सा टेन्योर होता है, तो क्या होता है कि वो लंदन पहुंच जाते हैं। अच्छा, वो स्पेन के लोग होते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं। अच्छा, लंदन पहुंच जाते हैं सिमुलेशन में, यानी वहां पे बादल बनते हैं, बादलों में लंदन बन जाता है। और वहां पे क्लॉक टावर के सामने वो खड़े होते हैं, बकायदा एक बाबा आके उन्हें दाना देता है, वो कबूतरों को दाना डालते हैं वहां पे। और लंदन टावर के क्लॉक टावर के सामने वो जो है दाना डालते हैं कबूतरों को, कबूतर वो कहता है दाना, दाना खाते हैं। जैसे हमारे लाहौर के वो इस्तांबुल चौक में नहीं, वो जहाज है एम आलम का, उसके सामने दाना डालते हैं कबूतरों को, तो बिल्कुल वैसे वो दाना डालते हैं, कबूतर दाना भी खाते हैं। उतनी देर में क्वीन आ जाती है, वो क्वीन को हाथ लाते हैं, वो कहता है, क्वीन उनको जवाब देती है, वो कहते हैं यार ये तो मजा आ गया, ये तो अच्छा है यार, सिमुलेशन में सैर हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, हम अगले दिन आएंगे, आके आपको पैसे देंगे और आप हमें सिमुलेशन में सैर करा दोगे। अच्छा, वर्चुअल रियलिटी कह लें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चा अब्दुल रहमान। अब क्या होता है कि वो उसको पैसे देते हैं, वो कहता है अच्छा ठीक है, वो जाओ जी, बटन दबाओ और जाओ सैर कराओ। वो अमेरिका का इरादा होता है उनका। इतनी देर में क्या होता है, वो बटन दबाते हैं तो एकदम से दो टैंक भागे भागे उनकी तरफ आते हैं। उसकी बीवी बेचारी इधर छलांग लगाती है, वो इधर छलांग लगाता है। वो फिर उनके पास से एक तोप का गोला गुजरता है, फिर जनाब उनके पास से गोलियां गुजर रही हैं, इधर से गोलियां जा रही हैं, बुलेट्स जा रही हैं, वो इधर से बचते हैं, उधर से बचते हैं, बेचारे जान के लाले पड़ जाते हैं उनको। अच्छा, वो बचते बचाते जाते हैं, जब कोई 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 आधा को घंटा बेचारे टैंक टूंक फेस कर लेते हैं, गोलियां फेस कर लेते हैं, अचानक ख्याल आता है कि एक एग्जिट बटन भी है, वो एग्जिट बटन दबाते हैं, बेचारे जाते हैं, तो कपड़े को बुरा हाल, मिट्टी और सीमेंट और पता नहीं क्या क्या गिरा हुआ उसके ऊपर। जाके तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तूने हमें कहाँ भेज दिया। वो कहता है मैंने नहीं भेजा भाई, मैंने तुम्हें कहा था जाके न्यूयॉर्क का बटन दबाओ, तुमने बेरूत का बटन दबा दिया। तो बेरूत का बटन दबाओगे तो जंग में ही जाओगे ना, तो यू हैव टू प्रेस द बटन ऑफ न्यूयॉर्क। फिर वो बेचारे जाते हैं, कपड़े चेंज करके न्यूयॉर्क का बटन दबाते हैं, तो न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। तो ये बच्चों बात होती सिमुलेशन। इसी तरह मुझे सिमुलेशन से याद आ गया, एक जमाने में मुझे घर बनाने का बड़ा शौक था। अच्छा, तो नहीं नहीं, मेरी शादी हुई तो मेरा ख्याल था कि घर बना लूं जल्दी से। तो मैं घर बनाने के लिए ना आर्किटेक्ट के पास गया, तो मैंने आर्किटेक्ट से कहा कि भाई बात ये है कि तुम, और आप सब बच्चे जानते हैं हम प्रोफेशनल स्टडीज में जब पढ़ाते हैं, अल्लाह का शुक्र है पैसे वैसे हमारे पास ठीक होते हैं। अच्छा, तो बहरहाल घर बनाना था, तो वो एरिया था कोई उस वक्त मेरे पास, वो 1 कनाल का एरिया था, सस्ता सा था, इतना महंगा नहीं था। तो मैं वहां गया, तो उसको कहा कि भाई यहाँ पे मुझे बताओ कि प्लांट वो डिजाइन कर दो जिसको आप कहते हैं फ्रंट एलोवेशन बना दो। तो वो कहता है कि इसके लिए, उस जमाने में कहता है कि अगर सही एलोवेशन चाहिए ना, तो उसके लिए आपको 35,000 देना पड़ेगा। मैं कि यार खुदा का खौफ करो, 35,000 किस चीज का दूं।
कहता है अगर आप 35,000 देंगे तो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आपका ये फ्रंट एलिवेशन डाल के आपको ये भी बताऊंगा बाहर प्लांटेशन क्या करनी है, कि ऐसा ना हो आपने कोई ऐसा दरख्त लगाया हो, आपने फर्ज कीजिए आपने कोई सुराही पाम लगाया हो, पता लगे 10 साल बाद आपकी ममटी तोड़ के ऊपर निकला हुआ है। तो सिमुलेशन से ये तक पता कर लेते हैं कि ये जो पौधे लगाए हैं ये 5 साल बाद कितने बड़े होंगे, 10 साल बाद क्या हालात होंगे, 15 साल बाद क्या हालात होंगे, ये सारा उन्हें पता लग जाता है। अच्छा, अब ये जो चीज है अगर आप गौर करें तो ये जो सारा मामला है ये, और ये बिजनेस में भी हो सकता है कि हम जो है सिमुलेशन की मदद से अंदाजा कर सकें कि हमारी ग्रोथ इस वक्त क्या जा रही है, फ्यूचर में क्या फोरकास्ट करते हैं और आगे चल के हम क्या कहां पर होंगे, कितने साल में कितना ट्रैक और क्या परफॉर्मेंस हम बेयर करेंगे। तो एक तो इसके अंदर बिजनेस प्लानिंग का ये टूल है। दूसरी चीज दूसरी चीज इसके अंदर है बिजनेस कोऑर्डिनेशन। देखिए बात ये होती है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक फौज की तरह होती है। फौज क्या होती है जी, फौज एक होती है नहीं, फौज कई तरह की होती है। मिसाल के तौर पे एक हवाई फौज है एयरफोर्स, एक बर्री फौज है आर्मी, एक नेवी है, बहरी फौज है, और एक इंटेलिजेंस है। अच्छा, ये तीनों कोऑर्डिनेट करते हैं तो जंग जीतते हैं ना, वरना बड़ी फौज आगे जा रही है और ऊपर से एयरफोर्स कवरेज नहीं कर रही तो दूसरे की एयरफोर्स आके ऊपर से बम्बारमेंट करके फौज को ही फारिग कर देगी। लिहाजा इनका कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है। क्या ख्याल है? इसलिए तो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ किस लिए होता है? वो इसलिए तो होता है कि इन फोर्सेस के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन पैदा करना है। अच्छा, अब ये जो आपका यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन है कि मार्केटिंग वाले ऑर्डर लेके आ जाएं और जनाब आपके जो प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन ना करें, या प्रोडक्शन वाले भी काम करना चाहिए, फाइनेंस वाले फंडिंग ना लेके आए। तो लिहाजा यहाँ पे भी बिजनेस कंसोलिडेशन जरूरी है, जिसके अंदर पूरे का पूरा बिजनेस कंसोलिडेट होकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे और एक दूसरे के साथ जो है मिलकर काम करे, ताकि एक कंसोलिडेशन अप्रोच हो, ताकि डाइवर्स यूनिट जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलें, जैसे फौज चलती है। आगे बात आ जाती है बिजनेस इंफॉर्मेशन कलेक्शन। आज बिजनेस के जो हालात हैं भाई, बिजनेस में कामयाब वो है जो इंफॉर्मेशन जिसके पास है, यानी मालूमात की इस कदर ज्यादा अहमियत है कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो तुम कारोबार नहीं चला सकते। देखिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको देता हूं। ये जो जिलेट कंपनी है ना, इन्होंने जब खरीदा ना जी, सॉरी, जिलेट कंपनी को जब अक्वायर किया ना एक कंपनी ने, तो उसकी वजह क्या थी उस कंपनी के एक्वायर करने की? उसकी वजह ये थी कि वो फीमेल का कॉस्मेटिक बनाते थे, औरतों का कॉस्मेटिक बनाते थे, तो कॉस्मेटिक्स बनाते थे। वो कहते हैं हमें मर्दों की स्किन का नहीं पता कैसी होती है, उस मर्दों की स्किन की इंफॉर्मेशन के लिए जिलेट कंपनी को एक्वायर कर लिया। और नतीजा ये है कि जब हम जवान हुए थे तो हम जो है वो ब्रूट का आफ्टर शेव यूज करते थे, ब्रेल की क्रीम यूज करते थे, अच्छा डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते थे, ओल्ड स्पाइस का आफ्टर शेव यूज करते थे। आज हर चीज जो है जिलेट की है। क्यों? उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मालूमात इतनी अच्छी ली है, और वो रूट तक पहुंचे हैं कि क्या चीज चाहिए है, और आज हर जगह आपको जिलेट नजर आएगा। वजह ये होती है इंफॉर्मेशन। जब आप पास इंफॉर्मेशन है तो यू कैन स्ट्राइक ऑन द राइट डायरेक्शन, आप राइट डायरेक्शन में स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन, कस्टमर क्या चाहता है, सप्लायर क्या चाहता है, अच्छा जी, ब्रांड इमेज कहाँ पे जा रहा है। तो एक तरफ बिजनेस कंसोलिडेट हो, दूसरी तरफ प्लानिंग अच्छी हो, तीसरी तरफ आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्टेड हो, अच्छा उसके साथ साथ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रही हो, यानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कॉर्पोरेट लेवल पे जो परफॉर्मेंस आ रही है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि किसी जगह पे कोई चीज कमजोर तो नहीं है। बिल्कुल इस तरह की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा आपके गाड़ी के डैशबोर्ड में है कि अगर हीट लेवल ऊपर गया तो हीट की सुई बताएगी, पेट्रोल कम हो गया तो पेट्रोल की सुई बताएगी, स्पीड कम होगी तो स्पीडोमीटर बताएगा। यानी हर चीज अंदर बैठी आपको पता है कि मेरी गाड़ी के टायर में किस टायर में कितना एयर का प्रेशर है, अंदर का टेम्परेचर क्या है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, मैं जब से टूर पे निकला हूँ कितने किलोमीटर चल चुका हूँ, आगे मेरा सफर कितने किलोमीटर का है। ये सारी मालूमात आपको एक ही जगह आ रही है, इसलिए तो आप गाड़ी खुशी से चला रहे हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन है। 2 मिनट के लिए आपको मैं डाउट में डाल दूं कि आपकी गाड़ी का हीट लेवल अब आप चला गया, आपको पता नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यार मैं कहाँ फंस गया। तो ये सारी बातें जो होती हैं बच्चों, ये सारे का सारा सिस्टम इन्होंने ही तो जनरेट किया है, यहीं से तो ये सारा सिस्टम बना है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम है।
अच्छा, अब देखिए एक चीज जो है उसके ऊपर आप और बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं यू सी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, जो लोग हमारे स्टेक होल्डर हैं, जिनका कीन इंटरेस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट किया जाए। यानी हर वक्त उनको बाखबर रखा जाए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा अगला प्लान क्या है, आगे हम क्या सोच रहे हैं। एक एक मोमेंट की उन्हें अवेयरनेस दी जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज से वो बाखूबी वाकिफ हो जाएं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द, ये हैं इसके बुनियादी कंपोनेंट के हमने हकीकत में करना क्या है इंटरप्राइज मैनेजमेंट के मामले में। अच्छा, तो यहां तक हमने जो बात है वो तफसील से आपके साथ शेयर कर दी। ठीक होगी बात, यहां तक हमने बात जो है वो तफसील से शेयर कर दी और आपके साथ इस बात को वाज़ह किया। तो क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है? मैं आपके साथ जरा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। जी बच्चों। अच्छा, अमान यार बात यह है कि वो डिफरेंट शहरों से बच्चे हैं, मुझे आइडिया नहीं किस जगह कितने बजे नमाज होती है। एक जगह अगर नमाज होती हो ना तो फिर मैं उस हिसाब से आपको ब्रेक भी दे दूं। जी बच्चों, जी बेटा, स्पेन लिखा हुआ है आपने अपना नाम, एलपी स्पेन। एलपी स्पेन कुछ बताओ यार, कहाँ से कौन सा मसला आपको कर रहा है, उसको सवाल थोड़ा सा बताओ मुझे बना के। ठीक है। स्टेक होल्डर के पास वोटिंग पावर नहीं होती ना सर। बच्चे, स्टेक होल्डर में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन कौन है। देखिए, सप्लायर भी स्टेक होल्डर होते हैं, कस्टमर भी स्टेक होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर होते हैं। जिस जिसका स्टेक है वो स्टेक होल्डर है। तो लिहाजा आप शेयर होल्डर के पास तो वोटिंग राइट है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं भी है। कस्टमर से कुछ कह सकता है, सप्लायर भी अपनी बात को इनडायरेक्टली कह सकता है, लेकिन वोटिंग राइट स्टेक होल्डर में से आमतौर पर सिर्फ शेयर होल्डर के पास होता है। कितने गया जी। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई, बात यहाँ पे यूं कर लेते हैं हम। तो ये मेरे भाई एलबी स्पेन भाई, थोड़ा सा नाम लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए, आपको बुलाने में मुझे मुश्किल हो रही है। और दूसरा ये है कि जहां आपको कोई मसला है वो मुझे मेंशन करो। अच्छा बच्चों, मैं अब इसको एक दफा रिवाइज करता हूँ, सारे टॉपिक को रिव्यू करता हूँ। देखिए, आज के लेक्चर में हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है कि इंटरप्राइज मैनेजमेंट जो है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, के जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक जगह ला के एक ही जगह मजबूत तरीके से उनको जो है वो मैनेज किया जाए। इसको हम कहते हैं इंटरप्राइज मैनेजमेंट। इसका फायदा ये है कि बजाय इसके कि इन्हें जुजियाती तौर पे चलाया जाए, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उन्हें एक ही जगह ला के मजबूत तरीके से मैनेज किया जाए। यानी एक कीबोर्ड पर या एक डैशबोर्ड पर बैठ के पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज की जा सके। अच्छा, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो किसी इंडस्ट्री में है, किसी में डिफरेंट है, उनको एक जगह ला के मैनेज किया जा सके। और ऑर्गेनाइजेशन जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो जाए, बड़ी हो जाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है जहां से उसके बाकी सारे निज़ाम जो है वो मैनेज किए जा रहे हैं। और यहाँ पे इंटरप्राइज मैनेजमेंट ने कहा कि नीचे रिसर्च है, इनबाउंड है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो कुछ भी हो रहा है उसको ऊपर एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो रही है और चेक किया जा रहा है कि ये स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसके मुताबिक कंपनसेशन, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग जो है वो चल रही है। अच्छा, और फिर इसके बेनिफिट्स क्या है कि एक जगह बैठ के हम सारी मनसूबाबंदी कर सकते हैं, एक जगह बैठ के हम सारे के सारे निज़ाम को चला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं और छोटे से छोटे ऑपरेशन पर नज़र रख सकते हैं कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये सारी बातें आज हमने ज़ेरे बहस लाए हैं और हमने कहा है कि इसके कंपोनेंट में एक हमारे पास प्लानिंग सिस्टम है, एक हमारे पास जो है कंसोलिडेशन सिस्टम है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम कंसोलिडेट कर देते हैं एक जगह पे। इंफॉर्मेशन का एक बड़ा हुजम है हमारे पास। और फिर इसके साथ साथ
कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग अच्छी कर सकते हैं हम, और स्टेक होल्डर के साथ एक रिलेशनशिप लेटर लिखना है, शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है, ये सारे काम हम आसानी एक ही सिस्टम की मदद से करेंगे। तो इसको हम कहते हैं ये है इंटरप्राइज मैनेजमेंट। जी बच्चों, अब क्लियर है ये? हु मैनेज द इंटरप्राइज? सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल, ठीक हो गया बेटा। स्पेन, एलपी स्पेन क्लियर है? अच्छा, तो शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो अब सबको ये क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने आपके सारे सवाल भी देखे हैं, जिस हद तक हो सका मैंने सवालों के जवाब भी दिए। फिर भी आपको कोई सवाल करना हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा और उस पर हम गपशप कर लेंगे। हाँ, मैं टाइम बता दूंगा कि इस टाइम जरा फारिग होता हूँ, उस टाइम जरा आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ हमजा, मैं वही हूँ यार, क्या हो गया? अच्छा जी, तो हमजा पूछा सर आप कल वाले सर हैं? मैं वही सर हूँ यार, मैं चेंज थोड़ी हुआ। देखो अभी अभी तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ। अभी मैं जरा बाल नहीं बनाया हुआ, वरना मैं तुम्हें रियल में कैमरा ऑन करके दिखाता। यही वाला सर हूँ मैं, ये देखो ये मेरी तस्वीर है। किसी दिन अच्छा तैयार हूँगा ना, फिर आपको मैं बकायदा जो है वो ऑनलाइन आके पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो आज तो सुबह से एक ब्लॉक रिलीज डील किया है, काफी सारा कोर्स रिवाइज किया है, तो आज तो काफी मैं थका हूँ। तो बच्चों अब मैं चाहूंगा कि हम इसको वाइंड अप कर लें। कल हम इसका टॉपिक लेंगे। मैं आपको टॉपिक बताता चलूं, कल का मेरा जो टॉपिक होगा, कल मेरा टॉपिक होगा मिंट्सबर्ग की मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। मिंट्सबर्ग बर्ग्स कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मिंट्सबर्ग कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ये प्योर क्लासिकल मैनेजमेंट का टॉपिक है जो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने कल जरा बादाम शादाम खा के आने, क्लासिकल मैनेजमेंट पढ़नी है कल हमने, और ये थोड़ा सा पिछली मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को मिलाना है। तो आज का लेक्चर अगर मैं कहूँ कि आपके लिए कैसा रहा? जी बच्चों, तो हाउ इज टुडेस लेक्चर फॉर यू? शाबाश। जी बच्चों, तो आज के लेक्चर के बारे में स्टूडेंट की राय है, नाइस कह रहे हैं, कह रही हैं रीच, और कवान कह रहे हैं ग्रेट, एंड नमिता स्माइल फेस भेज रही है, बहुत अच्छा रहा। जो आयशा जरवार कह रहे हैं, और कासिम नकवी जो है कह रहे हैं अच्छा रहा। जो जवाद कह रहे हैं परफेक्ट रहा। अख्तर कह रहे हैं कि अख्तर हुसैन कह रहे हैं, अख्तियार हुसैन कह रहे हैं कि गुड रहा। और मेहरुन निसा कह रही हैं इंफॉर्मेटिव था। मार्वलस कह रहे हैं मोहम्मद अमान, और हाफिज साहब कह रहे हैं कि टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर सो फीलिंग सम नहीं, फर्स्ट लेक्चर हो भी तो कोई बात नहीं, हमारा भी आज फर्स्ट लेक्चर ही है। कल हमने सिर्फ कोर्स आउटलाइन इंट्रोड्यूस कराई थी। तो आप हम हाँ अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो, जितना को तुम्हें आता है उतना ही हमें भी आता है। अच्छा, तो इट इज़ वेरी इंजॉयबल एज पर तलखा, एंड जबरान खावर सेट्स गुड हो गया, एंड मोहम्मद हसीब said alhamdulillah, and Sadia said, सईदा हिना said it's good, and बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड। तो बहुत सारे मुझे अच्छे फीडबैक आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम के ऊपर। आज मैं नया टॉपिक इसलिए नहीं छेड़ूंगा कि फिर दो टॉपिक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह हम ज्यादा टाइम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।